हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल चांदनी आई सेंटर। हम लोगों ने आईटी एंड कंप्यूटर पढ़ रहे थे। यहाँ पे हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया था आपका डार्क नेट तक हम लोगों ने कंप्लीट किया। आज हम लोग डेटा लोकलाइजेशन से स्टार्ट करेंगे। मैं एक बार फिर बता दूं कि मैंने यहाँ हेल्थ इंडेक्स से साइंस एंड टेक का लेक्चर स्टार्ट किया था। 5 इंडेक्स से लेकर 10 इंडेक्स तक हम लोगों ने कवर किया पहले। उसके बाद फिर यहाँ इंडेक्स 1 से हम लोगों ने स्टार्ट किया बायोटेक्नोलॉजी। उसके बाद आपका स्पेस टेक्नोलॉजी है वो यूज़ किया था। फिर उसके बाद लेक्चर इसके कवर कर लिए थे तो आईटी एंड कंप्यूटर का स्टार्ट किया था, जिसमें हम लोगों ने डार्क नेट तक पहुँच गए हैं। उसके बाद अभी जो बचा है वो कंप्लीट करेंगे। फिर आपकी डिफेंस टेक्नोलॉजी सिर्फ ये लास्ट बच जाएगा। इसके बाद मैं वीडियो जितने लेक्चर हैं वो सब लेक्चर आपके उसमें हम कंपाइल कर देंगे, ताकि आपको एग्जामिनेशन में निकलते एग्ज़ाम से पहले आप इसको रिवाइज कर सकें और इसको एक बार फिर से ओवरव्यू आप देख लें। एग्ज़ाम में रिवीजन ज़रूरी है, तो आपने इस लेक्चर को सुना है तो आप रिवाइज पे भी फोकस करें कि रिवीजन आप करें इसको, ताकि एग्ज़ाम में आप डिलीवरी दे सकें। चलिए लेक्चर स्टार्ट करते हैं। आपके आईटी एंड कंप्यूटर डेटा लोकलाइजेशन, ये पेज 26 से है। पेज 26 में हम लोग चलते हैं। 26 डेटा लोकलाइजेशन ये क्या है, क्यों न्यूज़ में वो जानेंगे। इन क्लैरिफिकेशन टू इस डायरेक्टिव इन अप्रैल 2018 स्टोरेज ऑफ पेमेंट सिस्टम डेटा, आरबीआई अनाउंस किया कि पेमेंट सिस्टम प्रोवाइडर को स्टोर करने का इंटायर पेमेंट डेटा इन अ सिस्टम ओनली इन इंडिया, सिर्फ इंडिया में ही आप इंटायर से पेमेंट सिस्टम को आप स्टोर करें। ये आपके है स्टोरेज ऑफ पेमेंट सिस्टम डेटा, आरबीआई ने ये अनाउंस किया था। उसमें हम देते हैं डेटा लोकलाइजेशन मतलब क्या होता है वो जानेंगे। एक कंसेप्ट है जो पर्सनल डेटा किसी कंट्री के वहाँ के रहने वाले लोग का पर्सनल डेटा वो प्रोसेस या स्टोर किया जाना चाहिए उसी कंट्री में। ये होना भी चाहिए, जैसे आपके घर की बात हो तो आपके घर के ही लोग मेंबर जाने और उसी में वो स्टोर हो, तो इस तरह का आपको होना चाहिए कि वो लोकल लेवल पे होना चाहिए। तो ये नहीं कि आपके घर की इंफॉर्मेशन आप दूसरे आपके पड़ोसी के घर में स्टोर किया जा रहा है, तो आपको खतरा ये बढ़ जाएगा। इस तरह से आप समझेंगे तो ईजी पड़ेगा। यहाँ डेटा लोकलाइजेशन की ये बता रहे हैं कि कंट्री के जो वहाँ रहने वाले लोग हैं उनका पर्सनल डेटा उसको प्रोसेस या स्टोर उसी कंट्री में होनी चाहिए। ये रिस्ट्रिक्ट करता है फ्लो इंटायरली और अलाउ करता है आपको कंडीशनल डेटा शेयरिंग और डेटा मॉनिटरिंग। मतलब इसमें ये नहीं कि कंप्लीट आपको ये बैन करता है कि आप दूसरे कंट्री में नहीं मतलब डेटा स्टोर कर सकते। ये कंडीशनल डेटा हम देखिए शेयरिंग का बात करता है, आप शेयर कर सकते हैं या उसे। और डेटा मायरिंग मतलब इसमें क्या होता है कि ओनली अ कॉपी हैज़ टू बी स्टोर्ड इन द कंट्री in which only a copy has to be stored in the country। मतलब डेटा माइनिंग में ये कहते हैं कि आपको मान लीजिए कि डेटा आपको स्टोर करना है तो सिर्फ आप उसका एक कॉपी आप उस कंट्री में स्टोर करें आप। ये आपका डेटा माइनिंग का कंसेप्ट है। देर इज़ ए ग्रोइंग परसेप्शन है दैट डेटा लोकलाइजेशन हेल्प करेगा कंट्री को किस चीज़ में हेल्प करेगा, असर्टिंग सॉवरेनिटी, अपने सॉवरेनिटी पर डिजिटल डोमेन में ये मेरा अधिकार है, सॉवरेन पावर है, हम वो असर्ट कर सकते हैं। इंश्योर कर सकते हैं इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी ऑफ द सिटीजन की जो इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी है, इंफॉर्मेशनल सिक्योरिटी उसको हम इंश्योर कर पाएंगे। और बेटर गवर्नेंस हम प्रोवाइड कर जाएंगे एज हम लोग डिजिटल जा रहे हैं। जो रिलेटेड इन्फॉर्मेशन क्या है, क्लैरिफाइंग लॉफुल ओवरसीज यूज ऑफ डेटा क्लाउड एक्ट ऑफ यूएस का जो क्लाउड एक्ट है वो क्या कहता है, डीमोनोपोलाइज कंट्रोल ओवर डेटा फ्रॉम यूएस अथॉरिटीज एंड अलाउज टेक कंपनी टू शेयर विद द फॉरेन गवर्नमेंट। ये क्लाउड वाले में क्या करता है, ये मोनोपोलाइज को डीमोनोपोलाइज कंट्रोल करता है कि आप फ्रॉम यूएस अथॉरिटीज़ और अलाउ करता है कि टेक कंपनी को आप इसको शेयर कर सकते हैं फॉरेन गवर्नमेंट के साथ। जनरल डेटा प्रोटेक्शन रेगुलेशन GPDR, ये क्या वो देखेंगे ऑफ यूरोपियन यूनियन, ये यूरोपियन यूनियन का पहले ये जनरल डेटा प्रोटेक्शन रेगुलेशन ये अलाउ करता है क्रॉस बॉर्डर मूवमेंट ऑफ डेटा का। अब क्रॉस बॉर्डर मूवमेंट ऑफ बॉर्डर मतलब डेटा एक दूसरे कंट्री में मूव कर सकता है, बट ये रिक्वायर करता है कि डेस्टिनेशन कंट्री जो होगा जहाँ पे ये डेटा पहुँच रहा है वहाँ स्ट्रिंजेंट साइबर सिक्योरिटी लॉ होना चाहिए। वहाँ पर जो लॉ होगा वो स्ट्रिंजेंट होना चाहिए।
नेक्स्ट ये क्या है, अबाउट आरबीआई डेटा लोकलाइजेशन डायरेक्टिव। आरबीआई का जो डेटा लोकलाइजेशन उसका डायरेक्टिव क्या कहता है कि आरबीआई इशू करता है डायरेक्टिव इन अप्रैल 2018 में, जो एडवाइस करता है पेमेंट सिस्टम ऑपरेटर्स पीएसओ, वो इंश्योर करे कि जो इंटायर डेटा है पेमेंट से रिलेटेड उसको स्टोर किया जा रहा है जो डेटा बेस में जो इंडिया में लोकेटेड हो विद इन 6 मंथ। 6 मंथ के अंदर आप इस डेटा को इंडिया में स्टोर करें। ये आरबीआई ने इंश्योर किया था, एडवाइस किया था पेमेंट सिस्टम ऑपरेटर को। डायरेक्टिव साइज जो डायरेक्टिव होंगे वो एप्लीकेबल टू पेमेंट सिस्टम प्रोवाइडर, जो डायरेक्टिव इसमें दिया है वो पेमेंट सिस्टम प्रोवाइडर के लिए एप्लीकेबल होंगे जो ऑथराइज बाय आरबीआई, आरबीआई के द्वारा ऑथराइज है अंडर पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम एक्ट 2007। ये इंक्लूड करता है बहुत सारे कंपनी पेमेंट गेटवेज लाइक मास्टर कार्ड और वीज़ा कार्ड से लेकर ई वॉलेट लाइक पेटीएम। ये मतलब आपके पेमेंट गेटवेज जो प्रोवाइड करता है मास्टर कार्ड और वीज़ा कार्ड से लेकर आपका ई वॉलेट तक जो प्रोवाइड करता है, एग्जाम्पल आपका पेटीएम है। ये इंक्लूड करता है एंड टू एंड ट्रांजैक्शन डिटेल एंड इन्फॉर्मेशन पर्टेनिंग टू पेमेंट और सेटलमेंट ट्रांजैक्शन। इसमें देयर इज नो बार ऑन ओवरसीज प्रोसेसिंग ऑफ स्ट्रिक्टली डोमेस्टिक ट्रांजैक्शन। इसमें कोई बार नहीं है कि ओवरसीज प्रोसेसिंग करे स्ट्रिक्टली डोमेस्टिक ट्रांजैक्शन का। हाउएवर इन सच केसेस डेटा शुड बी डिलीटेड फ्रॉम द सिस्टम्स अब्रॉड एंड ब्रॉट बैक टू इंडिया। मतलब ओवरसीज़ पे ये ट्रांजेक्शन्स हो रहे हैं तो इस पर क्या ये बता रहा है कि आप क्या करें कि डेटा को डिलीट कर दे, सिस्टम अब्रॉड में वो डेटा उसको डिलीट कर दे और ब्रॉड बैक ऑफ इंडिया में लाया। नेक्स्ट मूव करते हैं। ये इतना ज़्यादा डिटेल अंदर जाने की ज़रूरत नहीं है, पेटी में इतने डिटेल में नहीं जाएंगे। आपको कॉन्सेप्ट वो होना चाहिए कि इसके बारे में पेटी में आप वो चीज़ जाने कि इसका क्या कॉन्सेप्ट है, किससे रिलेटेड, ओवरऑल उसका क्या परफॉर्मेंस है, आपको ये देखना चाहिए। डेटा शेयर किया जाएगा, डेटा कैन भी शेयर किया ओवरसीज रेगुलेटर के साथ, डेटा सेव किया जाएगा इफ़ रिक्वायर्ड, यदि ज़रूरत पड़े तो। डिपेंडिंग ऑन नेचर और ट्रांजेक्शन का किस तरह का नेचर है, ऑरिजिन है, तो आरबीआई के प्रायर अप्रूवल से आप डेटा को ओवरसीज रेगुलेटर के साथ शेयर कर सकते हैं। आरबीआई रिजेक्ट कर दिया प्रपोजल ओवरसीज सर्विस प्रोवाइडर टू अलाउ डेटा माइनिंग। हमने जो ओवरसीज़ की सर्विस थे उसने डेटा माइनिंग के लिए प्रपोजल रखा था, उसको आरबीआई ने रिजेक्ट कर दिया। डेटा माइनिंग में हमने पढ़ा था वो एक सॉफ्ट कॉपी अपने पास उसका एक कॉपी वो अपने पास रखेंगे, तो वो आरबीआई ने रिजेक्ट कर दिया प्रपोजल को, विच अलाउज देम टू रिटेन अ कॉपी ऑफ डेटा ऑन देयर ओवरसीज सर्विसेज एज वेल। अदर मेजर्स है टुवर्ड डेटा लोकलाइजेशन के बारे में, अदर क्या मेजर्स है वो देख लेते हैं। 2018 में एक ड्राफ्ट प्रोटेक्शन लॉ बाई BN कृष्णा कमिटी ऑल्सो रिकमेंड किया दैट ऑल पर्सनल डेटा ऑफ इंडियन हैव एटलीस्ट 1 कॉपी इन इंडिया। BN कृष्णा कमेटी ने रिकमेंड किया जितने भी पर्सनल डेटा है इंडियंस का कम से कम उनका 1 कॉपी इंडिया में होना चाहिए। ये डिफाइन करता है कैटेगरी ऑफ डेटा, जिसे एक कैटेगरी बनाते हैं, इस कैटेगरी का नाम है क्रिटिकल पर्सनल डेटा, जो स्टोर और प्रोसेस सिर्फ इंडिया में, जो वो डेटा जो बहुत क्रिटिकल हो उस डेटा को उस डेटा को बता रहे हैं कि आप उसको यही इंडिया में ही स्टोर करें, आप प्रोसेस यही करें इंडिया में। सिमिलर क्लाउज वाज इनकॉरप्टेड, एक सिमिलर क्लाउज इनकॉरप्टेड हुआ था, ये जो BN कृष्णा कमेटी ने बताया था कि एक कैटेगरी आप इस्टेब्लिश करना चाहिए जो क्रिटिकल पर्सनल डेटा से हो, उसमें सिर्फ आप एक स्टोर करें, प्रोसेस करें वनली इन इंडिया में, वो डेटा सिर्फ प्रोसेस और स्टोर होगा इंडिया में। ये अच्छा है कि जो क्रिटिकल इन्फॉर्मेशन है वो कम से सिर्फ इंडिया में ही हो, तो हमारे से इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी प्रोटेक्ट होगा। ये इसमें सिमिलर क्लॉज इनकॉर्पोरेटेड बाई इसी सिमिलर क्लॉज को इनकॉर्पोरेट किया था गवर्नमेंट ड्राफ्ट्स में ई कॉमर्स पॉलिसी में, जो रिकमेंड करता है लोकलाइजेशन फॉर कम्युनिटी डेटा जनरेटेड बाई यूजर इन इंडिया फॉर वेरियस सोर्सेज इंक्लूडिंग सोशल प्लेटफॉर्म्स, मीडिया, सर्च इंजन एटसेट्रा। ड्राफ्ट डिजिटल इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी इन हेल्थ केयर एक्ट दिशा जिसे कहते हैं, ड्राफ्ट डिजिटल इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी एक्ट ये एम्पावर करता है हेल्थ रेगुलेटर को कि आप डेटा को लोकलाइज कर सकते हैं। पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल 2019, ये जो पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल था वो 2019 इंट्रोड्यूस किया था लोकसभा में। ये बहुत सारे मीडिया में इसे बहुत कवर किया गया था और इसके बारे में बहुत सारा चर्चा हुआ था, तो ये आपको पता होगा। फिर भी हम लोग एक बार ओवरऑल जो इसके इम्पॉर्टेंट है वो हम लोग देख लेते हैं। पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल का यहाँ देखते हैं इंडिया में, इंडिया डज नॉट, इंडिया के पास कोई डेडिकेटेड लीगल फ्रेमवर्क नहीं है डेटा प्रोटेक्शन के लिए, कोई डेडिकेटेड लीगल फ्रेमवर्क नहीं है।
सम एक्ट कवर करता है डेटा प्रोटेक्शन। जनरल में आप ये समझ सकते हैं कुछ एक्ट है जो वो डेटा प्रोटेक्ट करता है। सेक्शन आपका 43A ऑफ IT एक्ट 2000 वो प्रोटेक्ट करता है यूज़र डेटा फ्रॉम मिसयूज से, बट ये सिर्फ एप्लीकेबल है ओनली कॉर्पोरेट एंटिटीज़ को, नॉट ऑन गवर्नमेंट एजेंसी। ये गवर्नमेंट एजेंसी को कवर नहीं करता, ये कॉर्पोरेट एंटिटीज़ को कवर करता है। ये इंपॉर्टेंट है, आप याद रखें। एज ऑल्सो द रूल रिस्ट्रिक्टेड टू सेंसिटिव पर्सनल डेटा ओनली, सेंसिटिव जो पर्सनल डेटा ओनली, जैसे मेडिकल हिस्ट्री क्या है, बायोमेट्रिक इन्फॉर्मेशन और अदर थिंग्स। अदर एक्ट जैसे कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट CPA 2005, कॉपीराइट एक्ट 1957, ये है जो प्रोटेक्ट करता है पर्सनल इन्फॉर्मेशन को। इन 2018 में अ ड्राफ्ट वर्जन ऑफ द बिल वाज प्रिपेयर्ड बाय द कमेटी। एक ड्राफ्ट बिल का एक ड्राफ्ट वर्जन प्रिपेयर किया था जस्टिस BN कृष्णा के द्वारा। की फीचर्स बिल के बारे में क्या है? पर्सनल डेटा है जो दैट कैन आइडेंटिफाई एन इंडिविजुअल, वो डेटा जो एक इंडिविजुअल को आइडेंटिफाई करे, तो वो इसमें क्या कहता है? द बिल टॉक अबाउट वैरायटी ऑफ पर्सनल डेटा, ये वैराइटीज ऑफ पर्सनल डेटा के बारे में बात करता है। पर्सनल डेटा हम उसे कहते हैं जिससे आप आइडेंटिफाई कर सके एक इंडिविजुअल को। उसमें इंक्लूड है क्या है? सेंसिटिव पर्सनल डेटा, ये रिलेटेड आपके फिनांस से, हेल्थ से, ऑफिशियल आइडेंटिफायर, सेक्स, लाइफ, सेक्सुअल ओरिएंटेशन, बायोमेट्रिक एंड जेनेटिक्स। ट्रांसजेंडर स्टेटस, इंटरसेक्स स्टेटस, कास्ट, ट्राइब और रिलीजियस और पॉलिटिकल बिलीफ और एफिलिएशन। क्रिटिकल पर्सनल डेटा कहते हैं जो डेटा आपसे रिलेटेड हो मिलिट्री और नेशनल सिक्योरिटी डेटा पे, एंड गवर्नमेंट कैन डिफाइन इट फ्रॉम टाइम, गवर्नमेंट इसको टाइम टू टाइम ये डिफाइन कर सकता है कि कौन सा क्रिटिकल पर्सनल डेटा है। जनरल पर्सनल डेटा कहते हैं अदर देन सेंसिटिव, जो सेंसिटिव और क्रिटिकल में नहीं आता हो वो आपके जनरल पर्सनल डेटा कहलाता है। एप्लीकेबिलिटी क्या है? बिल गवर्न करता है प्रोसेसिंग ऑफ पर्सनल डेटा बाय गवर्नमेंट कंपनीज इनकॉर्पोरेटेड, जो कंपनी हमारे इंडिया में है उसको ये बिल कवर करेगा। फॉरेन कंपनी जो डील कर रहा है पर्सनल डेटा ऑफ इंडिविजुअल्स का हमारे देश में। ऑब्लिगेशन ऑफ डेटा फिड्यूशियरी, ये क्या है? ऑब्लिगेशन ऑफ डेटा फिड्यूशियरी, एक एंटिटी और इंडिविजुअल जो कलेक्ट करता है, डिसाइड करता है द मीन्स एंड पर्पज ऑफ प्रोसेसिंग पर्सनल डेटा, उसका क्या है वो देखेंगे। मतलब जिस की वजह से आप डेटा कलेक्ट कर रहे हो और जिस मीडियम से कलेक्ट कर रहे हो उसका पर्पज़ क्या है प्रोसेसिंग करने का, तो वो एक ये कवर करेगा। इसमें क्या कहता है? पर्सनल डेटा कैन बी प्रोसेस, ये पर्सनल डेटा तभी प्रोसेस होगा जब स्पेसिफिक, क्लियर एंड लॉफुल पर्पस होगा। जब आपके पास एक पर्पस है, क्लियर है, स्पेसिफिक है, तो वो आप तभी डेटा प्रोसेस कर सकते हैं पर्सनल डेटा। ऑल डेटा फिड्यूशियरी मस्ट अंडरटेक सर्टेन ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी। आप जब डेटा ले रहे हो तो आप कुछ सर्टेन ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी भी प्रोवाइड करो ताकि जो सिटीजन है उसको ईजी पड़े कि क्या आप मेरे डेटा के साथ आप क्या कर रहे हो। इम्प्लीमेंटिंग सिक्योरिटी सेफगार्ड सच है, डेटा इंक्रिप्शन होना चाहिए जिससे डेटा का मिसयूज प्रिवेंट किया जा सके। ग्रीवेंस रेडिशल मैकेनिज्म होना चाहिए, यदि हमें कोई इश्यू है तो उसकी सॉल्यूशन आप प्रोवाइड करें, एक मैकेनिज्म हो जिससे हम आपको ये बता सकें हमें क्या दिक्कत हो रहा है, या कि कंप्लेंट, एक इंडिविजुअल का कंप्लेंट को सुना जा सके। राइट ऑफ द डेटा प्रिंसिपल, राइट ऑफ द डेटा प्रिंसिपल का राइट क्या है? द इंडिविजुअल हुज डेटा इज बीइंग कलेक्टेड एंड प्रोसीड, उसके राइट क्या क्या ये राइट दिया है। इसमें एक इंपॉर्टेंट याद आप रखें, रिस्ट्रिक्ट कंटिन्यूटी डिस्क्लोजर ऑफ देयर पर्सनल डेटा बाय फिड्यूशियरी इफ इट इज़ नॉट लॉन्गर नेसेसरी और कंसेंट इज विथड्रॉन। इसमें इंक्लूड है आपके राइट टू बी फॉरगेटन, जो अलाउ करता है यूज़र को कि वो इरेज कर सके अपना पर्सनल डेटा जो पब्लिश है ऑनलाइन। गिव देम फ्रीडम, इसे फ्रीडम देता है टू आस्क एंटिटी से आप पूछ सकते हैं जैसे फेसबुक और ट्विटर से कि आप मेरा डिलीट कर दे, नहीं कि यदि वो पब्लिक डोमेन में उसके बारे में कुछ है वो चाहते कि डिलीट करना, तो वो उसे पूछ सकते हैं, बता सकते हैं कि ये प्लीज़ दे डोंट वांट इन द पब्लिक डोमेन, इसे डिलीट कर दे। ये कोई टू डिलीट एनी डेटा दे डोंट वांट इन द पब्लिक डोमेन, तो वो डेटा जो वो पब्लिक डोमेन में नहीं चाहते उसे डिलीट करने के लिए फेसबुक और ट्विटर से कह सकते हैं। ग्राउंड फॉर प्रोसेसिंग के लिए पर्सनल डेटा का ग्राउंड क्या होगा वो देखेंगे। बिल अलाउ करता है प्रोसेसिंग ऑफ डेटा बाय फिड्यूशियरी ओनली इफ कंसेंट इज प्रोवाइडेड बाय द इंडिविजुअल, जिसमें कंसेंट प्रोवाइड किया जाएगा इंडिविजुअल में, वही प्रोसेस के लिए प्रोसेसिंग उसी की होगी डेटा का। इन सर्कमस्टांसेस, कुछ सर्कमस्टांसेस में, सर्टेन सर्कमस्टांसेस में पर्सनल डेटा को प्रोसेस कर सकते हैं विदाउट कंसेंट। ये इसमें क्या क्या इंक्लूड है वो देख लेते हैं।
ये इफ़ रिक्वायर्ड बाय द स्टेट फॉर प्रोवाइडिंग बेनिफिट ऑफ इंडिविजुअल, जिसमें इंक्लूड स्टेट इट इफ़ रिक्वायर्ड बाय द स्टेट, यदि वो डेटा स्टेट रिक्वायर वो स्टेट मांग रहा है फॉर बेनिफिट ऑफ इंडिविजुअल के बेनिफिट के लिए, तो वो आप दे सकते हैं विदाउट कंसेंट। लीगल प्रोसीडिंग चल रहा है तो उसमें भी आप विदाउट कंसेंट डेटा को प्रोसेस कर सकते हैं। टू रिस्पॉन्ड टू मेडिकल इमरजेंसी में रिस्पॉन्ड करने के लिए भी कर सकते हैं। सोशल मीडिया इंटरमीडिएट्स, ये इंटरमीडिएट्स क्या है? सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म विथ लार्ज नंबर ऑफ यूजर, जहाँ पर यूज़र बहुत ज़्यादा हो और पोटेंशियल है कि इम्पैक्ट कर सके इलेक्टोरल डेमोक्रेसी को और पब्लिक ऑर्डर को। मतलब वो डेटा जो जहाँ पे यूज़र ज़्यादा हो और आपके जो डेमोक्रेसी में जो इलेक्शन होता है उसको वो इम्पैक्ट कर सकता है, या पब्लिक ऑर्डर को हैव अ सर्टेन ऑब्लिगेशन, उन पे कुछ ऑब्लिगेशन है जिसमें इंक्लूड करता है प्रोवाइडिंग वॉलंटरी यूज़र वेरिफिकेशन मैकेनिज्म फॉर यूजर्स इन इंडिया। यूज़र वेरिफिकेशन मैकेनिज्म होना चाहिए कि उसे कौन यूज़ करे, उसका यूज़र वेरिफिकेशन कुछ एक मैकेनिज्म होना चाहिए यूजर्स इन इंडिया। अकॉर्डिंग टू ऑफिशियल सोर्स के हिसाब से प्रोसेस कैन बी वॉलंटरी हो सकता है फॉर यूज़र एंड कैन बी कम्प्लीटली डिज़ाइन बाय द कंपनी, वो कंपनी के द्वारा वो डिज़ाइन किया हो सकता है। प्रोसेस वॉलंटरी पे हो सकता है यूज़र के लिए। इट विल डिक्रीज द ऑटोनोमिटी ऑफ यूजर्स एंड प्रिवेंट ट्रॉलिंग को रोका जा सकता है, प्रिवेंट करता है। जो ट्रॉलिंग आज हमारे देश में बहुत होता है, छोटी बात के लिए ट्रॉलिंग स्टार्ट हो जाते हैं। डेटा प्रोटेक्शन अथॉरिटी, वो क्या देखते हैं? ये बिल स्टेप करता है, बिल सेटअप करेगा डेटा प्रोटेक्शन अथॉरिटी। हर चीज़ के लिए एक अथॉरिटी ज़रूरी है जो उसको देखे, तो द बिल सेटअप है डेटा प्रोटेक्शन अथॉरिटी, जिसमें वो क्या करेंगे? स्टेप ले सकेंगे कि इंडिविजुअल के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट किया जा सके, मिसयूज़ ऑफ पर्सनल डेटा को प्रिवेंट करेंगे और इंश्योर करेंगे कंप्लाइंस बिल के साथ कंप्लाइंस इंश्योर करने में हेल्प करेंगे। ट्रांसफर ऑफ डेटा आउटसाइड इंडिया, इंडिया के बाहर डेटा के ट्रांसफ़र का क्या प्रावधान है वो देखेंगे, प्रोविजन क्या है। सेंसिटिव पर्सनल डेटा, जो सेंसिटिव पर्सनल डेटा होगा वो ट्रांसफ़र कर सकते हैं इंडिया के बाहर यदि इसमें एक्सप्लिसिटली कंसेंटेड टू बाय द इंडिविजुअल एंड सब्जेक्ट टू सर्टेन एडिशनल कंडीशन। इंडिविजुअल ने कंसेंट दे दिया और एक सर्टेन कंडीशनल जो उससे फुलफिल करता है उसे भी फुलफिल कर दिया, तो इसमें आप क्या कहते हैं? सर सेंसिटिव पर्सनल डेटा कंटिन्यू टू स्टोर इन इंडिया, जबकि ये सेंसिटिव डेटा कंटिन्यू स्टोर इंडिया में ही होगा लेकिन शेयर कर सकते हैं, आप ट्रांसफ़र कर सकते हैं आउटसाइड इंडिया। क्रिटिकल पर्सनल डेटा कैन ओनली बी प्रोसेस, ये सिर्फ प्रोसेसिंग होगा इसका इंडिया में। पर्सनल डेटा अदर देन सेंसिटिव एंड क्रिटिकल डेटा डोंट हैव सच लोकलाइज मैंडेट्स, आपके सेंसिटिव और क्रिटिकल पर्सनल डेटा को छोड़ के बाकी पर्सनल डेटा में ऐसे कोई मैंडेट की ज़रूरत नहीं है। एग्जम्पशन क्या वो देख लेते हैं। द सेंट्रल गवर्नमेंट एग्जेम्प्ट करता है एनी ऑफ एजेंसी फ्रॉम प्रोविजन ऑफ द एक्ट, वो किसी भी अपने एजेंसी को इस प्रोविज़न से एग्जेम्प्ट कर सकता है, छोड़ सकता है। इन इंटरेस्ट ऑफ सिक्योरिटी ऑफ स्टेट, पब्लिक ऑर्डर, सॉवरेनिटी, इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया एंड फ्रेंडली रिलेशंस विद द फॉरेन स्टेट, फॉर प्रिवेंटिंग इंसाइटमेंट टू कमीशन ऑफ एनी कॉग्निजेबल ऑफेंस, अरेस्ट विदाउट वारंट रिलेटिंग टू द एबव मैटर्स। ये आपके डिटेल दिए हुए हैं। इससे क्या प्रोसेसिंग ऑफ डेटा ऑल्सो एग्जेम्प्टेड है, ये क्या है? प्रोविजन ऑफ बिल फॉर सर्टेन अदर पर्पज, जैसे प्रिवेंशन, इन्वेस्टिगेशन, प्रोसिक्यूशन ऑफ एनी ऑफेंसेस, पर्सनल, डोमेस्टिक, जर्नलिस्ट पर्पज में ये प्रोविजन को आप एग्जेम्प्ट कर सकते हैं। शेयरिंग ऑफ नॉन पर्सनल डेटा विद गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट में डायरेक्ट डेटा फिड्यूसी टू प्रोवाइड इट विथ एनी नॉन पर्सनल डेटा को प्रोवाइड करने के लिए कह सकता है। एनोनिमाइज पर्सनल डेटा वेयर इट इज़ पॉसिबल टू आइडेंटिफाई डेटा प्रिंसिपल फॉर बेटर टारगेटिंग ऑफ सर्विस को प्रोवाइड करने के लिए नॉन पर्सनल डेटा को गवर्नमेंट को डेटा प्रोवाइड किया जा सकता है। थ्री डी पेंटिंग, ये क्या है? नेक्स्ट टॉपिक है, वो मूव करते हैं। रिसेंटली क्या हुआ? इजराइल ने क्रिएटेड किया वर्ल्ड का पहला 3D प्रिंटेड हार्ट। 3D प्रिंटेड हार्ट बनाया है इजराइल ने, वर्ल्ड का ये पहला है, और वो भी ह्यूमन सेल से। ये इंपॉर्टेंट आप समझे, ह्यूमन सेल से आपने 3D प्रिंटेड हार्ट बना दिया है, वो भी कौन बनाया? इजराइल ने। चलिए देखते हैं क्या ये इसमें कौन सा प्रोसेस यूज होता है, ये इंपॉर्टेंट है आपके एडिटिव प्रोसेस। ये आप ऐड से वर्ड यूज़ कीजिए कि एक लेयर बाय एक लेयर ये ऐड होता है, तो उसे कहते हैं एडिटिव प्रोसेस, वेयर एन ऑब्जेक्ट इज क्रिएटेड बाय लेइंग डाउन सक्सेसिव लेयर्स ऑफ मटेरियल अंटिल द ऑब्जेक्ट इज क्रिएटेड। एक यहाँ पर मैं डायग्राम से समझाने की कोशिश करती हूँ। यहाँ पे क्या होता है कि एक मान लीजिए ये हार्ट है, ठीक,
तो आपको ये हार्ट क्रिएट करना। तो ये हार्ट में क्या करेगा कि यहाँ पर एक लेयर इस तरह का लेयर बाय लेयर आपका क्रिएट होते जाएगा। ये इस तरह का लेयर के ऊपर एक लेयर बना जाएगा। ये जब तक ऑब्जेक्ट क्रिएट ना हो जाए तो ये लेयर पूरा ये बना जाएगा। फिर इसमें से ये लेयर बन गया तब ये हार्ट का ये शेप आपके अलग हो जाएंगे। तो ये आपकी लेयर बाय लेयर का कॉन्सेप्ट है। क्रिएटेड बाय लेइंग डाउन सक्सेसिव लेयर्स ऑफ मटेरियल until it is created. Each of these layer can be a thin slice हो सकते हैं ओरिजिनल क्रॉस सेक्शन ऑफ द इवेंचुअल ऑब्जेक्ट जो अभी बताई थी। ये एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग, इसे एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग भी कहते हैं, जिसमें विच यूजेस मटेरियल यूज़ करता है जैसे प्लास्टिक, मेटल एटसेट्रा, जो कन्वर्ट करता है कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन को टू रियल 3D डायमेंशन में। जो कंप्यूटर में आप डिज़ाइन क्रिएट किए हैं कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन से, तो वो रियल 3D डायमेंशन में उसे कन्वर्ट करता है। ये अलाउ करता है क्रिएशन ऑफ लाइटर मोर कम्प्लेक्स डिज़ाइन और टू डिफिकल्ट टू एक्सपेंसिव। वो कम्प्लेक्स डिज़ाइन जो बहुत डिफिकल्ट है, बहुत एक्सपेंसिव है, आप उसको इससे क्रिएट कर सकते हैं। और टू बिल्ड यूजिंग ट्रेडिशनल डाइस, ट्रेडिशनल डाइस, मोल्ड्स, मिलिंग एंड मशीनिंग, ये आप बना सकते हैं। इट हैज़ मल्टीपल एप्लीकेशन इन एरोस्पेस, हेल्थ केयर, ऑटोमेटिव प्रोडक्ट डेवलपमेंट एटसेट्रा टू क्रिएट 3D ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के लिए। बायोमेट्रिक्स क्या वो देखेंगे। वाई न्यूज़, इंडिया हैज़ बिकम फर्स्ट कंट्री इन द वर्ल्ड जो यूज़ किया बायोमेट्रिक सीफेरर आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट BSID, कैप्चर करता है फेशियल बायोमेट्रिक डेटा ऑफ द सीफेरर। सीफेरर में आप जानते हैं जो कोस्टल एरिया में रहते हैं लोग, वो सी फेयरिंग ज़्यादा करते हैं, तो वो जो मछुआरे जैसे मतलब कह सकते हैं आप। तो BSID ने ये हैज़ अ डायमेंशन स्मार्ट ID, जो आपके बायोमेट्रिक सीफेरर आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट में इसमें स्मार्ट ID कार्ड है जो इंट्रोड्यूस करता है मॉडर्न सिक्योरिटी फीचर्स, जिसमें एम्बेडेड बायोमेट्रिक चिप होता है एज वेल एज ऑप्टिकल सिक्योरिटी फीचर होता है, सच एज माइक्रो प्रिंट्स और माइक्रो टेक्स्ट विथ यूनिक गिलैप्च पैटर्न में। न्यू कार्ड इज इन कन्फर्मेशन है आपके कौन सा कन्वेंशनल का, कन्वेंशन नंबर 158 ऑफ ILO, ये इंपॉर्टेंट है, ILO ऑर्गेनाइजेशन ऑन BSID पे जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन का कन्वेंशन नंबर है 185, ये इसको इसके लाइन पे है, इसके कन्फर्मेशन पे है इस कार्ड का बेसिक न्यू इसी में है। इंडिया रेटिफाई किया कि कन्वेंशन को अक्टूबर 2015 में रेटिफाई किया था। तो याद यहाँ पर रखेंगे, यदि कन्वेंशन नंबर 155 का ILO का इंडिया में मतलब साइन किया या रेटिफाई किया या नहीं, तो आप बोलेंगे हाँ इंडिया रेटिफाइड किया 2015 में। इट हैज़ बिन डेवलप किया गया है CDEC के साथ, सेंटर फॉर डेवलपमेंट एडवांस कंप्यूटिंग मुंबई। बायोमेट्रिक्स ये क्या है, ये फिजिकल और बिहेवियर ह्यूमन कैरेक्टरिस्टिक्स है। सो टू डैट कैन बी यूज, जिसे यूज़ किया जा सके डिजिटली आइडेंटिफाई करने के लिए एक पर्सन को जो एक्सेस ग्रांट किया जा सके उसे सिस्टम में, सर्विस में और डेटा में। ईच ऑफ दीज आइडेंटिफायर, जो हर एक जो ये आइडेंटिफायर है उसको कंसिडर किया जाएगा एक यूनिक टू द इंडिविजुअल एंड दे में बी यूज इन कम्बिनेशन टू इंश्योर ग्रेटर एक्यूरेसी ऑफ आइडेंटिफिकेशन में ग्रेटर एक्यूरेसी प्रोवाइड करने के लिए ये हेल्पफुल करेगा। बायोमेट्रिक कैन बी डिवाइड, बायोमेट्रिक को आप 3 मेन कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। एक है बायोलॉजिकल DNA, जैसे DNA ब्लड, इसकी 3 कैटेगरी ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स। बायोमेट्रिक के 3 मेन कैरेक्टरिस्टिक्स है, जिसमें आपके बायोलॉजिकल DNA ब्लड, मॉर्फोलॉजिकल फॉर्म एंड स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गन, शेप ऑफ हैंड का शेप कैसा, पाम, फिंगर प्रिंट्स, वेन पैटर्न कैसा, फेस, इरिस, वेन पैटर्न इन द रेटिना, वॉइस, ईयर, ये आपके मॉर्फोलॉजिकल के अंदर आता है। फॉर्म एंड स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गेनिज्म, बायोलॉजिकल में DNA ब्लड, बिहेवियर में किस तरह से वो चलता है, हैंड रिटन सिग्नेचर्स कैसा है, कीबोर्ड स्ट्रोक्स कैसा है, तो ये सब इसे कवर करता है। तो बायोमेट्रिक में आप इस सब से चीज़ों से यूज़ करके आप उसको एक यूनिक आइडेंटिफिकेशन प्रोवाइड करते हैं। तो ये अच्छी बात है, इम्पॉर्टेंट भी था एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। अब नेक्स्ट हम मूव करते हैं RFID। इंडिया रेलवे ने रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन प्रोजेक्ट RFID प्रोजेक्ट लिया है, जिसका एम है वो ऑटोमेटिकली एंड एक्यूरेटली ट्रैक कर सके, ट्रेस कर सके रोलिंग स्टॉक को एज दे मूव अक्रॉस द कंट्री विथ ए स्पेशल फोकस ऑन इम्प्रूविंग देयर सेफ्टी एंड रिलायबिलिटी। आपको पता है रेलवे में कितने एक्सीडेंट होते हैं, ट्रेन पटरी से बाहर निकल आती है, 2 ट्रेन आपस में टकरा जाती है, तो उस प्रॉब्लम की वजह से हम लोग को कितना नुकसान होता है, जान मान का सब कितना प्रॉब्लम होते हैं।
उस चीज़ को ये सेफ्टी या रिलायबिलिटी प्रोवाइड करने के लिए उन्होंने क्या किया है कि वो यूज़ कर रहे हैं रेडियो फ्रिक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन। जो आप रेलवे में देखते हैं कि जो दो बॉक्स होता है ये इससे कनेक्टेड होता है, तो वो हर एक बॉक्स के बाद वो इसके बारे में डिटेल दिया, वो देख लेंगे। मोर अबाउट द न्यूज़, इसे अभी यहाँ डिटेल में समझाएंगे। मोर अबाउट द न्यूज़ क्या है, ऑल द रोलिंग स्टॉक विच इंक्लूड कोचेज एंड वैगन विल बी फिटेड विथ RFI टैग्स बाय 2020। जितने भी आपके कोचेज हो, जो अभी मैं बताई थी कोच है, वैगन होता है, तो वैगन में आप एक इस तरह का देखते होंगे, एक मिनट, मूवी में आपने बहुत बार देखा होगा, हर एक कोचेज के बाद ये कोच वैगन के बाद ये इस तरह का एक बना होता है, ये दूसरे से कनेक्टेड होता है वैगन से। तो उसमें ये RFID टैग फिक्स करना चाहते हैं बाय 2021 तक। जिससे क्या होगा वो हम देख लेते हैं। RFID प्रोजेक्ट ये अंडरटेकन है मेक इन इंडिया के इनिशिएटिव के अंडर आता है ये बाय द सेंटर फॉर रेलवे इंफॉर्मेशन सिस्टम। ये इनिशिएटिव है आपका सेंटर फॉर रेलवे इंफॉर्मेशन सिस्टम, और ये अंडरटेक है आपके किस प्रोग्राम के अंदर, मेक इन इंडिया। ये इनेबल और इन्हांस करेगा आपका ऑपरेशनल इफिशियंसी ऑफ IR। अब यह इंडियन रेलवे का इफ़िशियंसी, ये ऑपरेशनल इफ़िशियंसी को बढ़ाएगा। RFID टेक्नोलॉजी क्या है वो हम देख लेते हैं। हम इस तरह पहले RFID टेक्नोलॉजी के बारे में पढ़ेंगे, फिर ब्लूटूथ और उसके बाद नियर फील्ड कम्युनिकेशन, ताकि आपको ये इजीली समझ में आ जाए। इसमें क्या RFID टेक्नोलॉजी ये इलेक्ट्रॉनिक टैग है, दैट कैन बी इलेक्ट्रॉनिक टैग होगा जो एक्सचेंज कर सके डेटा विद RFID रीडर थ्रू रेडियो वेव्स। RFID जो रीडर है उसको रेडियो वेव से ये क्या डेटा को एक्सचेंज कर पाएंगे। इन दिस एक इसमें एक एंटेना ब्रॉडकास्ट एनर्जी टू द टैग विच इज रिटर्न द मॉड्यूलेटेड एनर्जी बैक इन द फॉर्म ऑफ बैक सेटर। इसमें क्या होगा, एक एंटेना ब्रॉडकास्ट एनर्जी हो जाएगा जो प्रोवाइड करेगा टैग को, जिसमें क्या होगा मॉड्यूलेटेड एनर्जी आप वापस आ जाएगा बैक सेटर को। इट इज़ अ फास्टर कनेक्शन, ये फास्टर कनेक्शन होगा जिसका ऑपरेशनल रेंज आपका 100 मीटर में होगा। RFID टैग ये टिपिकली सेंड आउट करेगा इन्फॉर्मेशन, आपको ये इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करेगा। हेंस ओनली वन वे कम्युनिकेशन, आपको 2 वे कम्युनिकेशन नहीं, 1 वे कम्युनिकेशन है। एक से आपको ये सिग्नल आएगा, आपको वो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर देगा वो कहाँ पर है। तो इस तरह से आपको एक इन्फॉर्मेशन पता चलेगा। तो ये आपके RFID टेक्नोलॉजी है। इसमें याद रखें रेडियो वेव यूज़ होता है, तो इसमें रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन, इसलिए R से है, रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन यहाँ यूज़ किया गया है। इससे रिलेटेड अब ब्लूटूथ देखते हैं। ब्लूटूथ में क्या होता है, इट इज़ अ वायरलेस टेक्नोलॉजी स्टैंडर्ड यूज फॉर एक्सचेंजिंग डेटा बिटवीन फिक्स एंड मोबाइल डिवाइसेज ओवर शॉर्ट डिस्टेंस यूजिंग शॉर्ट वेव लेंथ UHF अल्ट्रा हाई फ्रीक्वेंसी रेडियो वेव्स। ये वायरलेस टेक्नोलॉजी स्टैंडर्ड है जिसे यूज़ किया जाता है डेटा को एक्सचेंज करने में एक फिक्स एंड मोबाइल डिवाइसेस पे ओवर द शॉर्ट डिस्टेंसेस में यूजिंग शॉर्ट वेवलेंथ और UHF रेडियो वेव्स। आप ब्लूटूथ अपने मोबाइल में देखते होंगे यूज़ करते हैं। आप क्या होता है यहाँ पर एक शॉर्ट मतलब आप एक शॉर्ट डिस्टेंस में इसके क्या करते हैं, डेटा को एक्सचेंज करते हैं एक मोबाइल डिवाइस से दूसरे मोबाइल डिवाइसेस पर। आप ब्लूटूथ से कनेक्ट होकर आप ये काम करते हैं, ये आपको पता है। ब्लूटूथ इज़ अ वायरलेस टेक्नोलॉजी स्टैंडर्ड है जो एक्सचेंज करता है डेटा बिटवीन अ फिक्स एंड मोबाइल डिवाइसेस के बीच में ओवर ए शॉर्ट डिस्टेंस यूजिंग शॉर्ट वेवलेंथ अल्ट्रा UHF रेडियो वेव्स। ये कम्युनिकेट करता है फ्रीक्वेंसी 2.45 GHz, एक्चुअली बिटवीन 2.400 GHz एंड 2.483.5 GHz टू बी एग्जैक्ट आप बोले। ये फ्रीक्वेंसी बैंड है, इज वन ऑफ द हैंडफुल ऑफ फ्रीक्वेंसीज दैट हैज़ बीन सेट असाइड बाय इंटरनेशनल एग्रीमेंट फॉर द यूज ऑफ इंडस्ट्रियल साइंटिफिक एंड मेडिकल डिवाइस। इंडस्ट्रियल साइंटिफिक मेडिकल डिवाइस के लिए एक स्टैंडर्ड फ्रीक्वेंसी इसको माना गया है ताकि ये सब इंडस्ट्री में एक कॉमन इंटरनेशनल लेवल पे ये कॉमन हो। तो ये आप फ्रीक्वेंसी की ज़रूरत नहीं आपको याद करने के लिए, बस एक ब्रॉड व्यू आप जानना चाहिए। ये इट इज़ ए स्लो कनेक्शन है जो ऑपरेशनल रेंज इसका है 40 मीटर इंडोर्स एंड 100 मीटर आउटडोर्स इसका रेंज है। इन केस ऑफ ब्लूटूथ में क्या होता है, द कनेक्शन इज बेस्ड ऑन हैंड शेकिंग विच इज़ 2 वे। हैंड शेकिंग होता है यहाँ 2 वे दैट सपोर्ट अ ब्रॉडकास्ट मोड इन द लेटेस्ट रिलीज में। ब्लूटूथ ये आपको पता है। अब यहाँ चलते हैं न्यू फील्ड कम्युनिकेशन NFC। ये क्या है, ये वर्क करता है रेडियो वेव्स पे। ओके, ये रेडियो वेव टेक्नोलॉजी पे ये काम करता है।
रेडियो वेव पे ये काम करता है, ये यूज़ किया जाता है स्मॉल इन्फॉर्मेशन एक्सचेंज के लिए, या स्मॉल एक्शन आपको छोटा काम करना हो, सच एज आर कॉन्टेक्टलेस कार्ड पेमेंट। आपको कॉन्टेक्टलेस कार्ड पेमेंट करना हो या एक छोटा काम करना हो तो उसमें आप यूज़ करते हैं इन्फॉर्मेशन एक्सचेंज के लिए। ये रेडियो वेव्स टेक्नोलॉजी है, ये वर्क करता है आपको रेडियो वेव्स पे। ये ट्रांसमिट करता है 13.56 मेगाहर्ट्ज विथ अ मैक्सिमम स्पीड इसका 4 to 5 किलोवर्ट्स पर सेकेंड। मोस्ट टैग और पैसिव डिवाइस होता है जो कंटेंट करता है एंटीना एंड माइक्रोचिप। एंटीना इज कोयल एंड एफसी डिवाइस पैक विथ टू फॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। इसमें एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट किया जाता है। ये पावर यूज़ करते हैं बाई NFC टैग टू ट्रांसमिट इन्फॉर्मेशन का। द मैग्नेटिक फील्ड प्रोवाइड करता है कम्युनिकेशन मीडियम एज वेल एज द पावर। जो आपका मैग्नेटिक फील्ड यहाँ डेवलप होगा वो आपको मीडियम प्रोवाइड करेगा और पावर। ये आप यहाँ याद रखें कि यहाँ पर यूपीएससी आपसे मतलब एक डिटेल के बारे में आपसे उम्मीद नहीं करता, लेकिन आपके इसके एप्लीकेशन क्या है और एक इसके जो ब्रॉड पॉइंट होते हैं वो आपको इससे ज़रूर ये उम्मीद करते हैं। ये जो इतना टेक्निकल डिटेल दिया है ये आपसे नहीं पूछेंगे। यदि टेक्निकल डिटेल ही पूछते तो आपके ये जो बीटेक ये सब किए हैं तो उसके लिए तो और ईजी पड़ जाएगा, और उसके लिए वो एग्ज़ाम ये कंडक्ट नहीं करे। इसमें हर फील्ड के लोग हैं और उसी हिसाब से आपके यूपीएससी क्वेश्चन पैटर्न को सेट भी करते हैं, उसके माइंड में ये चीज़ रहते हैं। तो आप इसमें मास्टर आपको नहीं बनना, स्पेशल आपको इसमें कोई भी स्पेशलाइजेशन नहीं बनना है किसी भी सब्जेक्ट पे। तो ये फास्ट, इसमें सिर्फ हम वही ब्रॉड व्यू को हम समझेंगे। चलिए देखते हैं। ये फास्टर कनेक्शन एंड ऑपरेशनल रेंज, इसका ऑपरेशन रेंज बहुत कम होता है इंच के बराबर। ये फास्टर कनेक्शन प्रोवाइड करता है। इन्फॉर्मेशन सेंड करते हैं बोथ डायरेक्शन में, याद करेंगे। आपके सिर्फ RFID में ये 1 वे कम्युनिकेशन होता है, 1 वे इन्फॉर्मेशन शेयरिंग होता है। ब्लूटूथ में 2 वे होता है, और इसमें जो हम अभी पढ़ रहे थे आपके नियर फील्ड कम्युनिकेशन NFC में, ये इसमें भी बोथ डायरेक्शन में इन्फॉर्मेशन चेंज होता है। NFC tags not only given out information, it can be even written in by the other NFC tags। इसमें written भी information provide किया जा सकता है other NFC tags से। रिलेटेड इन्फॉर्मेशन देखेंगे। फास्ट टैग अंडर अ न्यू वन नेशन वन फास्ट टैग स्कीम जो नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने ट्राई करे टू गेट स्टेट्स ऑन बोर्ड सो डैट वन टैग कैन बी यूज सीमलेसली। ये अभी यूज़ भी स्टार्ट हो गया इसका, वन टैग देखो फास्ट टैग का यूज़ करना अक्रॉस द हाईवे इररिस्पेक्टिव ऑफ वेदर इट इज़ अ स्टेट और सेंटर दैट ओन्स अ मैनेज। वेदर वो स्टेट या सेंटर हो जो इसको मैनेज कर रहा हो या उसके ओन्स में हो, लेकिन ये आपको फास्ट टैग नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया ये आपको कहते हैं ऑनबोर्ड कर चुकी है। ये आप फरवरी तक इसका करंट अफेयर है, अभी ये वर्किंग पे चल रहा है। तो ये बहुत अच्छा है कि आप एक कॉन्टैक्ट मतलब आपको यहाँ पैसे देने की कोई ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर आपके रेडियो फ्रिक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन टेक्नोलॉजी यूज़ किया गया है, जिससे डायरेक्टली क्या होता है कि पेमेंट आपके फॉर पेमेंट डायरेक्टली फ्रॉम प्रीपेड से या सेविंग अकाउंट से आपका इसका लिंक होता है। ये फिक्स है ऑन द विंड स्क्रीन दैट कैन बी इनेबल इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट। ये इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट इनेबल करता है व्हेन इट क्रॉसेस अ बूथ विदाउट स्टॉपिंग। आप बूथ पे आपको स्टॉप होने की ज़रूरत नहीं है, आपके विंड स्क्रीन पे इसको फिक्स कर दीजिए। उससे क्या होगा, इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट आपके डायरेक्टली कट जाएंगे आपके प्रीपेड से सेविंग अकाउंट जो इससे लिंक्ड होगा। अब फास्टैग इज वैलिड होगा 5 साल के लिए। उसको रिचार्ज किया जाएगा एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड। जब आपको इसको ज़रूरत है उसे रिचार्ज कर दीजिए। 5 साल के लिए वैलिडिटी इसका। आप इसको देखे होंगे, मैं बहुत सारे कार में लगे होंगे, बहुत सारे कार, तो सब कार में ये कंपलसरी हो गया है। तो चलिए आज के लिए यहाँ इतना ही रखते हैं, फिर हम लोग इसके बाद हम लोग मिसलेनियस कवर करेंगे। उसके बाद ये आपके IT एंड कंप्यूटर ख़त्म होते हैं, फिर आपके डिफेंस ही बच जाएंगे, तो हम लोग डिफेंस स्टार्ट करेंगे। आप रिवीजन ज़रूर करें, एग्ज़ाम बहुत नज़दीक आ गया है, तो आप उसको प्रिपरेशन में इसको आप जब आप एक बार सुन चुके तो आप इसको फिर दोबारा ज़रूर सुने, ताकि आपके जो याद हो वो रिवाइज़ आप कर सकें। आप अपने हिसाब से उसकी स्पीड ज़्यादा करें कम करें, उस हिसाब से आपको कितने समझ में आ रहे, तो उस चीज़ से आप क्या करें कि आप रिकॉल जब आप तक आपके दिमाग में नहीं होगा आप वो डिलीवरी एग्ज़ाम में नहीं दे पाएंगे। तो रिविज़न आपके लिए मस्ट हो जाता है। मैं बार बार एम्फेसाइज कर रही हूँ, पढ़ हम चाहे कितना भी लें, लेकिन जब तक रिवाइज़ नहीं करेंगे उसका हम प्रोडक्ट हम मतलब बना नहीं सकते, हम एग्ज़ाम में स्कोर नहीं कर सकते। प्लीज़ आप ये ध्यान रखें और प्रिपरेशन अच्छे से जारी करते रहें। आई होप कि ये आपको वीडियो आपको पसंद आया हो। यदि पसंद आए प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। आप कोई कमेंट करना चाहते हैं बिल्कुल आप कमेंट बॉक्स में करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।